नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि 2 साल की कसरत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2022 रखकर इतिहास रच दिया। सदन में बिल पेश करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। विधेयक में प्रावधान के मुताबिक बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने और लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाला बच्चा संतान को भी संपत्ति का हकदार माना गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। सदन में विधेयक पेश करने के बाद सीएम ने कहा कि यूसीसी में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाज, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर हैं। गोवा दौरे के दौरान पीएम मोदी मंगलवार को भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया और 1350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला को रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अगले 5 से 6 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में करीब 67 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को श्योर शॉर्ट विनर बना सकता है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन सिर्फ भारत का आयोजन नहीं है। ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है। आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है। आइए एक दूसरे से सीखने पर, तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न फ्रॉम ईच अदर, लेट अस कोलैबोरेट ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड लेट अस एक्सप्लोर एवेन्यूज फॉर सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट। हम एक साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो समृद्ध भी हो और जिसमें पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। इस बड़ी राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़ेगा सभी को एनर्जी की जरूरत होगी। कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है।
हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ, और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां एक तरफ यूपी सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बता रही है यूपी सरकार। वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बजट में चुनावी हित ज्यादा और आम लोगों का जन कल्याण कम है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने न बीजेपी ज्वाइन किया है और न ही अभी तक किसी ने उनसे बीजेपी में शामिल होने को कहा है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो कल की धाम के शिलान्यास के समारोह का निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री के पास आए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री इस समारोह में जरूर पधारेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर सीएम योगी से मिलना गुनाह है तो यह गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। हमने भाजपा की सदस्यता करनी है। भाजपा किसी एक नाम को, भगवान को किसी एक पार्टी का समझ लेना ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है। भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य ये है कि यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भगवान राम को किसी एक दल का समझ लेना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, उचित नहीं। उत्तराखंड एकता मंच ने उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है कि रोजगार, मूल निवास, भू कानून, परिसीमन, महिला सुरक्षा, भाषा एवं संस्कृति संरक्षण की मांग को लेकर उत्तराखंड वासियों ने जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया। कि हम लोग मूल निवास और भू कानून की उस तरह से मांग नहीं कर रहे जिस तरह से हमारे साथी कर रहे हैं। बागेश्वर में मेरी उन लोगों के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई थी। मोहित डिमरी से भी हम मिले थे और हमने बोला कि इन दोनों आंदोलनों को एकजुट किए जाने की ज़रूरत है, तभी इसमें पूर्णता भी आएगी, एकरूपता भी आएगी और तभी इसमें जीत भी सुनिश्चित होगी। अब जहाँ तक 5वीं अनुसूची का दर्जा और एसटी का दर्जा उत्तराखंड के जो 2 समुदाय हैं जो छूट गए हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, उनकी बात है, तो ये मांग उनके लिए है और जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उसमें हमारे साथियों की मांगें अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। तो ये राजनीतिक मामला है, इसलिए हमने उत्तराखंड चिंतन के माध्यम से इसको दिल्ली में उठाया है और हमें मालूम है कि ये लड़ाई 5-10 साल की है। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई से गुस्साए युवा मोर्चा ने हंगामा काट दिया, जहां नेता के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर का है। तो वहीं गुस्साए बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार हंगामा कर दिया। मेरे जिले के मंत्री हैं विक्रम बैस जी, वो किसी कारणवश करेल एसडीएम के पास कोई समस्या को लेके गए। करेल एसडीएम ने उन्हें बुरी तरीके से पिटवाया और बिना मेडिकल के उसे जेल में भेज दिया। हम लोग जब पूछने आए तो प्रशासन
ने हम लोगों पे भी लाठीचार्ज किया। वो बोल नहीं पा रहा था, इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। उसके ना घर वालों को जानकारी है, ना किसी को जानकारी है। और उसे रातों रात 8 बजे के बाद किसी को जेल में ना छोड़ा जाता है, ना जेल में अंदर किया जाता है। और फिर भी ये हो रहा था। मैंने पूछा तो ये लोग यहाँ गुंडई कर रहे थे, यहाँ लाठीचार्ज करने लगे और बदतमीजी करने लगे। उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को उपलब्ध भी कराई है। ये प्रदर्शन हमारा कार्यकर्ता है विक्रम बैस जी, जिले के मंत्री है मेरे युवा मोर्चा में, जो कि बरनाल के निवासी हैं। एक कुछ अपनी मांगों को लेकर एसडीएम साहब से करीब 6 महीने हो गए हैं भागते भागते। उनकी कुछ भी एक बात की ना सुनवाई की, तो उन्होंने उसके लिए आमरण अनशन अपना एक अकेले रूप में बैठे वहां उन्होंने आमरण अनशन कर रहे थे। पुलिस ने क्या षड्यंत्र रच के क्या किया है, उन्हें अभी रात के 9 साढ़े 9 बजे उन्हें ले जाके अभी इतना मारा है, बहुत ज्यादा उनके स्वेलिंग वगैरह सूज गए हैं। और उन्हें जब हम लोगों को पता लगा तो जेल पे आए, तो उन्हें अंदर ले जा रहे थे। उनसे बातचीत करने के लिए अंदर बढ़े तो पुलिस ने उल्टा लाठीचार्ज हम लोगों पे किया है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट की वजह से लगी आग में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस हादसे में लगभग 9 लोगों की मौत हुई और करीब 90 लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है और एलओसी के पार से हथियार और गोला बारूद बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं आरोपी शख्स की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी रियाज को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन को पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 2 लाख रुपए की फर्जी लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि कलेक्शन का पैसा गबन करने को लेकर अपने साथियों के साथ फर्जी लूट की सूचना देने वाले कलेक्शन एजेंट समेत 3 अन्य दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी कलेक्शन एजेंट अमन ने कर्ज में डूब जाने के चलते उसने ये फर्जी कहानी रच डाली, जिसे सूरजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले के आरोपी स्वामी आनंद गिरी ने न्यायालय से सुरक्षा की मांग की है, जिसे अतीक मुख्तार के गुर्गों से खतरा बताकर खुद को अलग रखने की मांग की है। आपको बता दें कि आनंद गिरी ने आपराधिक रिकॉर्ड न होने का आधार दिया है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट भी मांगी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने सपा नेता और कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा बीजेपी के स्लीपर सेल का काम कर रही हैं। उन्हीं में एक नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1-2 शेर पढ़कर कोई मुसलमान का मसीहा नहीं बन सकता। आज के दौर में बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और वक्त आने पर खुल जाते हैं और बीजेपी का सपोर्ट शुरू कर देते हैं। उन्हीं नेताओं में से एक नाम जो खुलकर सामने आया है वो है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। आचार्य प्रमोद कृष्णन अंदर से अपने अंदर भारतीय जनता पार्टी को समाहित किए हुए थे। रोम रोम में बसी थी बीजेपी और आरएसएस, लेकिन ऊपर से जो चेहरा लगाए हुए थे वो बहुत सेकुलर चेहरा लगाए थे। जबान भी उन्होंने दोहरी चिपका रखी थी। उस चेहरे के पीछे जो आचार्य प्रमोद कृष्णन का था, उसके पीछे एक नकली आचार्य प्रमोद कृष्णन थे। मैं लोगों से कहा करता था, कहता था कि इस आदमी से होशियार रहो, ये आदमी ठीक नहीं है, ये कभी भी बीजेपी की और मोदी की पैरवी शुरू कर देगा और बीजेपी को बढ़ाएगा। लेकिन लोग नहीं सुनते थे। मुसलमान, खास करके मुसलमानों में थोड़ी सी इंसान को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी, अच्छे और बुरे को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उसने 2 शेर पढ़े, 2 गजलें, 2 नगमे और नबी पाक की 2 नाते पढ़ी और आप उस पर भरोसा करने लगे।
इटावा शासन के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी निरीक्षक और ड्रग्स निरीक्षक ने संयुक्त रूप से मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की, जिसमें कई दुकानों के सैंपल्स भी लिए गए। संयुक्त टीम ने जिला अस्पताल के सामने संचालित मोहन केमिस्ट, नेशनल मेडिकल, रानू मेडिकल, सिद्धि मेडिकल सहित दर्जनों मेडिकल स्टोर की दुकानों पर छापेमारी की और दुकानों से प्रतिबंधित दवाओं के सैंपल को लेकर जांच के लिए आगे भेज दिया। तो वहीं चंदौली में 17 पेशेवर मनबड़ अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हुई है, जिसमें अपराधियों एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर एक्शन हुआ। साल 2024 में अब तक कुल 19 अपराधी हत्थे चढ़े हैं। इस दौरान अपराधी जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर रहेंगे और वहीं इसी अवधि के दौरान भी उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि अभियुक्त चोरी, लूट, फ्रॉड, मारपीट, फिरौती, अपहरण, अवैध शराब तस्करी, गैंगस्टर एक्ट सहित कई अन्य अपराधों के आरोपी हैं। एटा में नेशनल हाईवे पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने एक कैंटर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं टीम अन्य आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इटावा के जसवंत नगर में हुआ बड़ा हादसा, जहां गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे महिला समेत एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर इलाज चल रहा है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां एसपी अजय पाल शर्मा के निर्देश पर जिले की गौरा बादशाहपुर और केराकत थाना पुलिस की अंतरप्रांतीय बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल बदमाश गटरा उर्फ अप्पा समेत 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक को बरामद किया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए आगे भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना साहिबाबाद पुलिस ने हिंडन एयरपोर्ट चौकी के अंतर्गत पटेल पथ के पास मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस की ओर से चली गोली से एक बदमाश बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर लखनऊ से है, जहां कबाड़ के गोदाम में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फट गया। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मामला कैंट थाना क्षेत्र के लकड़ी मोहल्ला का है। तो वहीं यूपी के फतेहपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। डांस एकेडमी संचालक और उसके साथियों ने उनकी दादी व दोनों बहनों को 1 साल तक बंधक बनाकर रखा। उसी दौरान दोनों बहनों से दुष्कर्म भी किया। दोनों बहनों ने एकेडमी संचालक पर यह आरोप लगाया है कि वो एकेडमी संचालक पर ब्लैकमेल कर संपत्ति हड़पने और रुपए ऐंठने का भी आरोप है। पीड़ित सभी बहनों ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आवारा मवेशियों से किसान परेशान है। ताजा मामला संग्राम थाना क्षेत्र के गिरथा गांव का है, जहां सैकड़ों किसान आवारा मवेशियों के आतंक से परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में मवेशियों को पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल के अंदर बंद करके ताला मार दिया। वहीं ग्रामीणों के गाँव के सभी आवारा मवेशियों को सुबह से ही कड़ी मेहनत करके पकड़ा गया है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वह छुट्टा मवेशियों से त्रस्त है। मवेशियों को गौशाला ले जाया जाए। खबर गाजियाबाद से है, जहां आईएएस इंद्र विक्रम सिंह को जिलाधिकारी के साथ साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता गाजियाबाद के हित में विकास कार्यों को पूरा करना है और उनकी रुकी हुई प्रोजेक्ट को पूरा करना है, जिससे प्राधिकरण की रेवेन्यू बढ़ सके और नई योजनाओं पर भी काम चलाने की योजना बनी रहे। अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुरादाबाद में तैनात एंटी करप्शन इंस्पेक्टर मोहम्मद इश्तियाक के द्वारा मजोला थाना में आय से अधिक संपत्ति को लेकर एक दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें पूर्व में तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र तोमर, जो कि वर्तमान में बरेली पुलिस लाइन में तैनात हैं, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) बी और 13(2) में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में मुरादाबाद के मझौला थाना में तैनात एसआई जितेंद्र तोमर की एंटी करप्शन टीम के द्वारा 10,000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एसआई के खिलाफ खुली जांच बैठाई गई और उनके आय और व्यय की जांच करने के लिए उनसे सभी डिटेल्स भी ले ली गई है और अब इस मामले को लेकर विवेचना की जाएगी। ये उप निरीक्षक हैं जितेंद्र सिंह तोमर। पहले इस समय ये बरेली में तैनात है पुलिस लाइन में और इनके खिलाफ एक जांच हो रही थी जिसको खुली जांच कहते हैं, हमारे यहाँ डीए जो है खुली जांच हुई। उसमें आय से अधिक संपत्ति की जांच करने पे इनके पास जो है संपत्ति अधिक पाई गई। उस पर थाना मझोला में जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा अपराध संख्या 70/2024 धारा 13(1) बी और 13(2) का मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब उसकी विवेचना हमारे यहाँ से की जाएगी। ये उप निरीक्षक हैं जितेंद्र सिंह तोमर। पहले इस समय तो वहीं सुल्तानपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और पिता को भी पीट कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहदिया गांव की है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।